गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, कल हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 हमने शुरू किया था, जिसमें हमने कैपिटल असेट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें कैपिटल असेट नहीं मानी गई हैं, वो हमने डिस्कस करी थी। अच्छा, इसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कैपिटल असेट ना आपके दो तरह के होते हैं। एक तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। Short-term capital asset is defined under section 2 subsection 42 capital A, and long-term capital asset is defined under section 2 subsection 29 capital A. Definition उन्होंने क्या दी है? Short-term capital asset is an asset जिसका period of holding up to 36 months है। मतलब अगर आप किसी कैपिटल असेट को 36 मंथ्स तक होल्ड करके रखते हो तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, और किसी कैपिटल असेट को अगर आप 36 मंथ से ज्यादा के लिए होल्ड करके रखते हो तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। मैं दोबारा बोल रहा हूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट वो कैपिटल असेट है जिसे आप होल्ड करके रखते हो 36 मंथ्स या उससे कम के लिए, मतलब 3 साल या उससे कम के लिए। और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट वो है जिसे आप होल्ड करके रखते हो 36 मंथ से ज्यादा के लिए। अच्छा, अब ना अगर आगे चले हम, जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए। आगे अगर हम चले तो आपको ना ये कुछ एक्सेप्शंस दे रखी है। ये देखो, आपको कुछ एक्सेप्शंस दे रखी है, ध्यान से सुनना। एक्सेप्शंस पढ़ना। इन द फॉलोइंग केसेस पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी टेकन टू बी 12 मंथ्स इंस्टेड ऑफ 36 मंथ्स। मतलब इन 4 केसेस में, इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर a capital asset is short term और long term, 36 months के पीरियड की जगह आपको 12 months का पीरियड देखना है। ध्यान से देखना कौन सी ये 4 एक्सेप्शन है। सबसे पहले लिस्टेड, ध्यान से क्या वर्ड यूज किया है, सिक्योरिटीज। अब जब हम सिक्योरिटीज बोलते हैं तो सिक्योरिटीज में तो शेयर्स भी आ गए, सिक्योरिटीज में तो डिबेंचर्स भी आ गए, बॉन्ड्स भी आ गए, है ना। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में, लिस्टेड वर्ड इंपॉर्टेंट है, लिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में 36 मंथ्स की जगह आप पीरियड 12 मंथ्स का देखो। मतलब अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज को मैं 12 मंथ्स तक होल्ड करके रखता हूं शॉर्ट टर्म, 12 मंथ्स से ज्यादा के लिए होल्ड करके रखता हूं लॉन्ग टर्म। फिर यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। थर्ड है यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ओनली इक्विटी ओरिएंटेड फंड। पता है क्या, म्यूचुअल फंड में ना 2 तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एक होते हैं इक्विटी ओरिएंटेड फंड, एक होता है डेट ओरिएंटेड फंड। इक्विटी ओरिएंटेड फंड पता है क्या होता है, जिसमें आपका पैसा इक्विटी में लगाया जाता है, और डेट ओरिएंटेड फंड वो होता है जिसमें आपका पैसा डेट में लगाया जाता है। अब मेरी एक छोटी सी बात सुनना, उन्होंने 12 मंथ्स का पीरियड सिर्फ कौन से म्यूचुअल फंड के लिए कहा है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड के लिए 12 मंथ्स का पीरियड है। मतलब डेट ओरिएंटेड फंड के लिए 12 मंथ्स का पीरियड नहीं होगा। और फोर्थ है हमारे जीरो कूपन बॉन्ड्स। चलो मुझे एक बार बता दो, 12 मंथ्स का पीरियड किस किस के लिए, लिस्टेड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में शेयर्स भी आ गए, डिबेंचर्स भी आ गए, बॉन्ड्स भी आ गए। यूनिट्स ऑफ यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड है, और जीरो कूपन बॉन्ड्स। अच्छा अभी सुनो, एक्सेप्शन का भी अगला पार्ट है। इन द फॉलोइंग केसेस पीरियड ऑफ होल्डिंग shall be taken as 24 months instead of
36 मंथ्स। मतलब अब इन दो केसेस में, ध्यान से सुनना, इन दो केसेस में पीरियड ना 36 होगा ना 12 होगा, इंस्टेड 24 मंथ्स का पीरियड देखा जाएगा। और इसमें सबसे पहला है अनलिस्टेड शेयर्स। याद रखना, वर्ड अनलिस्टेड सिक्योरिटीज यूज नहीं करा है, अनलिस्टेड शेयर्स वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो एक बात बताओ, लिस्टेड शेयर्स के लिए कितना पीरियड होगा? लिस्टेड शेयर्स के लिए 12 मंथ्स का पीरियड होगा। ठीक है, और अनलिस्टेड शेयर्स के लिए 24 मंथ्स का पीरियड होगा। ठीक है, और दूसरा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब आपने लैंड बेचा या फिर लैंड और बिल्डिंग बेची, इनके लिए पीरियड कितना देखोगे? 24 मंथ्स का। तो ना मुझे अब एक बात क्लियर हुई है, सुनो। अब जो बात मुझे क्लियर हुई है वो पता क्या है कि 4 केसेस हैं जब पीरियड होगा 12 मंथ्स का, 2 केसेस हैं जब पीरियड होगा 24 मंथ्स का। मतलब इन 6 केसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब केसेस में पीरियड होगा 36 मंथ्स का। चलो मेरी एक बात सुनना, मैं आपको एक ना चार्ट बना के बताता हूं। देखो, यहां पर लिखना पीरियड ऑफ होल्डिंग, 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। अच्छा, पहला देखेंगे 12 मंथ्स का पीरियड, फिर 24 मंथ्स का पीरियड, फिर 36 मंथ्स का पीरियड। अच्छा, 12 मंथ्स का पीरियड है 4 कैपिटल असेट्स के लिए, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, जो क्या है बताओ? इक्विटी ओरिएंटेड, और फोर्थ है जीरो कूपन बॉन्ड्स। फोर्थ है आपके जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है, तो मुझे बताओ इन 4 केसेस में पीरियड कितना देखना है? 12 मंथ्स का पीरियड देखना है। ठीक है, अच्छा, 2 केसेस हैं जब पीरियड 24 मंथ्स देखना है। कौन सा? अनलिस्टेड शेयर्स 24 मंथ्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी 24 मंथ्स, मतलब लैंड या लैंड और बिल्डिंग। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, फिर 36 किसके लिए होगा? इन 6 केसेस को छोड़ दो, इनके अलावा जो भी कैपिटल असेट है उनके लिए 36 मंथ्स होगा। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, 36 मंथ्स देखते हैं। देखो किस किस के लिए होगा, मुझे एक बताओ। लिस्टेड डिबेंचर्स के लिए कितना है? लिस्टेड डिबेंचर्स के लिए 12 मंथ्स, अनलिस्टेड डिबेंचर्स के लिए बताओ, अनलिस्टेड डिबेंचर्स कहीं कवर हुए? नहीं। 24 मंथ्स में अनलिस्टेड शेयर्स कवर करे हैं, अनलिस्टेड डिबेंचर्स कवर नहीं करे। तो अनलिस्टेड डिबेंचर्स के लिए 36 मंथ्स का पीरियड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और मुझे एक बात बताओ, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड है उनके लिए कितना है? 12 मंथ्स। अच्छा, और जो डेट ओरिएंटेड है उनके लिए 36 मंथ्स हो जाएगा। तो यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड जो क्या है बताओ? डेट ओरिएंटेड, उनके लिए 36 मंथ्स हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ना कुछ और कैपिटल असेट्स हैं, जैसे मेरे को बताओ ज्वेलरी। याद करो कल वाले केस में मैंने बताया था, ज्वेलरी ऑल्दो पर्सनल नेचर की है, ऑल्दो मूवेबल है, फिर भी ज्वेलरी को कैपिटल असेट माना गया है। ज्वेलरी के लिए 36 मंथ्स होगा। और कुछ पॉइंट्स करे थे हमने, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, स्कल्पचर्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, वर्क ऑफ आर्ट, ये सब आपके किस में फॉल करेंगे? 36 मंथ्स में। तो मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, आर्कियोलॉजिकल
कलेक्शंस, स्कल्पचर्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग, वर्क ऑफ आर्ट, इन सब के लिए मुझे बताओ पीरियड कौन सा देखोगे? पीरियड 36 मंथ्स का। तो याद रखना 12 मंथ्स का पीरियड, 12 मंथ्स का पीरियड कितने कैपिटल असेट्स के लिए है? 4। लिस्टेड सिक्योरिटी, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड है, और जीरो कूपन बॉन्ड्स। 24 मंथ्स का पीरियड है 2 के लिए, अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इन 6 को छोड़ के बाकी जितने भी कैपिटल असेट्स हैं सबके लिए पीरियड बताओ कितना होगा? 36 मंथ्स का। बाकी सबके लिए पीरियड होगा आपका 36 मंथ्स का। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं फिर से इस पे। एक छोटी सी बात और नोट पढ़ना नीचे एक, वाइल कैलकुलेटिंग period of holding, date of purchase is to be included and date of transfer is to be excluded। मतलब याद रखना, जब आप पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालोगे ना 12 मंथ्स का, 24 मंथ्स का, 36 मंथ्स का, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालते समय जिस दिन आपने असेट खरीदा था वो इंक्लूड करोगे, और जिस दिन असेट बेच रहे हो वो एक्सक्लूड करोगे। चलो मैं एक एग्जांपल बना के बताता हूं आपको। ये देखो, सपोज मैंने एक असेट खरीदा 1 अप्रैल 15 को, 1 अप्रैल 15 को खरीदा। अच्छा, ये असेट मैंने बेचा कब? ये मैंने बेचा सपोज 15 जून 19 को, 15 जून 19 को बेचा। अब मुझे निकाल के बताओ पीरियड ऑफ होल्डिंग। अब सुनो ध्यान से, किस दिन खरीदा? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को क्या करना है? इंक्लूड। तो 1 अप्रैल 15 से, अच्छा 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16 1 साल, 31 मार्च 17 2 साल, 31 मार्च 18 3 साल, और 31 मार्च 19 4 साल। तो 31 मार्च 19 तक तो हो गए 4 साल, प्लस अब डेज निकाल लो। मुझे बताओ 31 मार्च 19 तक तो 4 साल हो गए ना। फिर अप्रैल के 30 डेज, मई के 31, और जून के 15 जून को बेचा है तो 15 जून को इंक्लूड मत करना, सिर्फ 14 दिन ऐड होंगे जून के, तो 75 डेज। तो इसका मतलब आपने इस असेट को होल्ड करके रखा फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years and 75 days। तो इस तरीके से आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या करना है? कैलकुलेट। ठीक है, परचेज की डेट को इंक्लूड करना है, ट्रांसफर की डेट को एक्सक्लूड करना है। और एक लास्ट बात मैं इसमें और बताऊंगा आपको कि ना, ऑब्वियस ही बात है, कैपिटल असेट 2 हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। तो कैपिटल गेन भी कितने आएंगे? 2, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो मुझे बताओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज अ कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज अ गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। तो याद रखना, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट ट्रांसफर करोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ट्रांसफर करोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो मुझे बताओ, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट ट्रांसफर करोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ट्रांसफर करोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ना कैपिटल असेट के बारे में हमने जितना डिस्कशन करना था हमने करा। याद करो, कल मैंने आपको चार्जिंग सेक्शन बताया था, सेक्शन 45, और वो कहता था किसी भी इनकम को अगर कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल करना है तो 2 शर्तों का होना जरूरी है। 2 शर्तों का, कौन कौन सी?
कैपिटल असेट होना चाहिए, वो हमने पढ़ा, और दूसरा ट्रांसफर होना चाहिए। अब ये ट्रांसफर क्या होता है ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगा आपको।